हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो वेलकम बैक टू द चैनल। हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कर दी है, जिसमें कंपनी का रूल और क्राउन का रूल हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक क्विक रिवीजन मैं आपको करवा देती हूँ कि हमने एक्चुअली में इन दोनों वीडियोज़ में क्या पढ़ा है। कंपनी के रूल में हमने ये इंपॉर्टेंट एक्ट्स पढ़े थे, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से पहला स्टेप था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने का और रेगुलेट करने का इंडिया में। ठीक है, हमने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर पहले ट्रेड करने आई थी, फिर इनको दीवानी मिल गई और फिर कैसे कैसे ये टेरिटोरियल पावर की तरफ बढ़ते चले गए। सेकंड, हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। पहले क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल था, इसका डेजिग्नेशन चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। और हमने देखा था कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये आपको याद रखना है। इसके बाद इस एक्ट में हमने क्या देखा कि जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट कर दिया। अब वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे। थर्ड, हमने इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि पहली बार इंडिया का सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था 1774 में। और कहाँ पे बना था? कलकत्ता में बना था। और इसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे। फिर हमने इस एक्ट में ये भी देखा था कि कंपनी जो है अब की कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकती है और ना ही इंडियन से कोई गिफ्ट वगैरह ले सकती है, ना ही ब्राइब ले सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है वो ये है कि इसी एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी बनाया गया था। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था, अगर मैं ये एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो वीडियो यहीं पे खत्म हो जाएगा, तो आप ये वाला वीडियो देख लो, कंपनी के रूल वाला, वहां जाके। इसके बाद हमने क्या देखा था? पिट्स एक्ट ऑफ 1784। इससे पहले एक और एक्ट था जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। इसमें जो भी रेगुलेटिंग एक्ट में डिफेक्ट थे उसको रेक्टिफाई किया गया था। पिट्स एक्ट ऑफ 1784 में क्या था? इसने कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी को अलग कर दिया। और अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया था रेगुलेटिंग एक्ट में, इसका क्या काम था कि जो भी कमर्शियल फंक्शंस होंगे कंपनी के वो रेगुलेट करता था। इन्होंने एक और नई बॉडी बनाई जो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम था? पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी को चेक करना। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों मिलकर डबल गवर्नमेंट बन गई थी इंडिया में। राइट, तो अब पहली बार जो ब्रिटिश पोजेशंस थी इंडिया में, जो कंपनी की पोजेशंस थी इंडिया में, उसको ब्रिटिश पोजेशंस कहा जाने लगा। राइट, तो ये खत्म हो गया हमारा पिट्स एक्ट, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद चार्टर एक्ट्स में भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, वो आप देख लेना। जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन अब चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया था। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? विलियम बेंटिक। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ चुके हैं, विलियम बेंटिक। राइट, इसके बाद क्राउन का रूल। क्राउन के रूल को हमने बड़े डिटेल में पढ़ा है, आप देख लेना वीडियो को। 1858 से लेके 1947 तक चला। पहला एक्ट था 1858 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये क्यों आया था? क्योंकि हमें पता है कि 1857 में रिवॉल्ट हुआ था। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिसको हम कहते हैं। इसने क्या किया? इसने इंडिया में कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहे, मतलब कि अब जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन था उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहा। और इसने क्या किया कि जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम था जो हमने अभी देखा कंपनी के रूल में हमने देखा, उसको एबॉलिश कर दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया। और साथ में क्या किया? 15 मेंबर की काउंसिल बनाई जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सपोर्ट करेगी। राइट, और एक्ट ऑफ 1858 को एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसमें 1909 वाला एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट में क्या था कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी ना वो मुस्लिम्स को दे दी गई। मतलब कि जो भी मुस्लिम्स इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे उसको मुस्लिम ही मेंबर जो है वो वोट दे पाएंगे। लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है, क्योंकि इस एक्ट को मैंने क्या बताया, क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट कहते हैं। मिंटो, जो मिंटो था ना वो कौन था? वॉइस रॉय ऑफ इंडिया था, तो इसलिए मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। इसके साथ जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था वो पहला इंडियन था जिसने वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था एज अ लॉ मिनिस्टर। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक्ट ऑफ 1919 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहली बार डायरकी आई। डायरकी का मतलब है डबल गवर्नमेंट। बाई कैमरलिज्म आया था। बाई कैमरलिज्म क्या होता है? जहाँ पर 2 हाउसेज का रूल होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। हमने यहाँ पे भी पढ़ा है, हमारे इंडिया में अभी भी है। इसी के साथ डायरेक्ट इलेक्शंस जो हैं वो पहली बार यहाँ पर हुए 1990 के एक्ट में। और जो फेडरल प्रोविजंस है ना वो भी इसी एक्ट में आए थे। फेडरल प्रोविजंस मतलब
सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, राइट। तो ये सब चीज़ें इस एक्ट में हुई। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक्ट हमारे पास क्या है, और एक चीज़ जो 1919 के एक्ट में हुई थी, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल जो इलेक्टोरेट 1909 के एक्ट में सिर्फ मुस्लिम्स को दिया गया था, वो कम्युनल इलेक्टोरेट, वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट अब सिख को मिल गया, इंडियन क्रिश्चियंस को मिल गया, एंग्लो इंडियंस को मिल गया और यूरोपियंस को भी मिल गया 1919 के एक्ट में, राइट। इसके बाद हमने साइमन कमीशन देखा था। साइमन गो बैक के नारे लगे थे। क्यों लगे थे? क्योंकि इसमें जो जितने भी मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे और इन्होंने रिपोर्ट करना था कि नए कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया की हालत कितनी सुधरी है। इसके बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा था जो था कम्युनल अवार्ड। 1932 में रैमसे मैकडोनल्ड, जो उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने क्या किया, जो रिप्रेजेंटेशन अभी तक मुस्लिम्स को मिल रही थी, सिख को, इंडियन क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को, उन्होंने अब वो शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी देने का ऐलान कर दिया। और इस चीज से गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ का ऐलान कर दिया और फाइनली फिर बाद में एग्रीमेंट हुआ जिसको पूना पैक्ट भी कहा जाता है। पूना पैक्ट जो एग्रीमेंट है वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों के बीच में और गांधी जी के बीच में हुआ था। फिर हमने इंपॉर्टेंट एक्ट पढ़ा जो था 1935 का एक्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसकी नींव जो है ना, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम यहीं से बहुत सारी चीज़ें ली थी। तो इसने क्या किया, जो प्रोविंसेस में डायरकी थी उसको अबॉलिश कर दिया, सेंटर में अभी भी डायरकी रखी और वही फेडरल प्रोविजंस ये लेके आए थे। रेजिड्यूरी पावर जो थी वो इन्होंने वाइस रॉय को दे दी थी। बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने प्रोविंसेस में भी, बहुत सारी प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया। आरबीआई जो है ना वो इसी एक्ट में ये लोग लेके आए थे, राइट। और फेडरल कोड बनाया 1937 में, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई थी, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई थी, इवन जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसी एक्ट में बनाई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में जो एक्ट है वो है 1947 का एक्ट। ये दोनों के बारे में मैं आपको अगले आज जो हम पढ़ेंगे उसमें बताऊंगी क्रिप्स मिशन क्या था और कैबिनेट मिशन क्या था। ऑल्दो ये हिस्ट्री का पार्ट है बट ह्यूमैनिटीज़ में आप किसी भी सब्जेक्ट को अलग करके नहीं देख सकते हो। अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है तो ज्योग्राफी, इकोनॉमी और हिस्ट्री को साथ लेके चलना पड़ेगा, राइट। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन आए जो एक प्लान लेके आए और इसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है, जो पार्टीशन प्लान था। और फिर फाइनली 15 अगस्त को इंडिया बन गया और 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया। तो मिडनाइट में ये डिवीजन हुआ था, राइट। तो इतना हम अभी तक पढ़ चुके हैं। तो आगे हमने क्या पढ़ना है, चलिए वो देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था वो पहली बार एम.एन. रॉय ने सामने रखा था, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायोनियर थे इंडिया में। 1935 में, एक साल के बाद, आईएनसी ने ऑफिशियली डिमांड किया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए ताकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सके। 1938 में नेहरू ने ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं फ्री इंडिया के लिए और इसमें किसी बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस नहीं होगा, राइट। हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जो अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर होगी, मतलब पर्टिकुलर एज रखेंगे, कोई क्राइटेरिया नहीं होगा बाकी एज के अलावा, उस बेसिस पर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाएंगे। ये जो डिमांड है फाइनली एक्सेप्ट हो गई कब, अगस्त ऑफर ऑफ 1940। अब ये अगस्त ऑफर ऑफ 1940 क्या था, हिस्ट्री में आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अगस्त ऑफर एक्चुअली में था क्या। देखिए, अगस्त ऑफर में जो हेड थे वो थे लिनलिथ गो। इन्होंने ऑफर किया कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हम डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे इंडिया को। इन्होंने वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड करने का भी कहा, जिसमें मेजॉरिटी जो होगी वो अब इंडियंस की होगी। फिर इन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाएंगे लेकिन आफ्टर द वॉर। देखिए 1940 है तो इस टाइम पे क्या चल रहा था, इस टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वार चल रही थी। सेकंड वर्ल्ड वार की टाइमलाइन क्या है, 1935 से लेके 1945। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फर्स्ट वर्ल्ड वार की टाइमलाइन क्या है। तो अब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो ब्रिटिशर्स को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इंडियन आर्मी की ज़रूरत थी। तो इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी आपको दे देंगे, फिर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते रहना, लेकिन ये सब आफ्टर द वार होगा, तब तक आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। और इन्होंने कहा कि जो भी डिफेंस और माइनॉरिटी की राइट वगैरह होंगी, जो भी ट्रीटीज स्टेट के साथ होंगी, ऑल इंडिया सर्विसेज, वो हमारे पास रहेंगी, लेकिन ब्रिटिशर्स के पास कोई भी फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाएंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्यूचर में बनेगा, विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज नहीं बनेगा, राइट। और इस चीज को कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया।
अगस्त ऑफर को कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा, नेहरू ने कहा कि डोमिनेंट स्टेटस कंसेप्ट इज डेड एज अ डोर नेल, और गांधी ने कहा कि डेक्लेरेशन हैज वाइडेंड द गल्फ बिटवीन द नेशनलिस्ट एंड द ब्रिटिश रूलर्स। मुस्लिम लीग ने तो इसको वैसे ही मना कर दिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो पार्टीशन वाज द ओनली सॉल्यूशन टू द डेडलॉक, तो वो इस चीज को कैसे एक्सेप्ट कर सकते थे, राइट। तो ये था अगस्त ऑफर। फिर 1942 में क्या होता है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आते हैं क्रिप्स मिशन लेकर। तो क्रिप्स मिशन क्या था, ये भी हिस्ट्री का पार्ट है, पर चलो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ छोटा सा कि एक्चुअली में स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे वो इस चीज़ को लीड कर रहे थे। स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे ना, वो इंडिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे। ये मिशन क्यों भेजा गया था, क्योंकि ब्रिटेन को साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था, क्योंकि वर्ल्ड वार चल रहा था, हमें पता है, और जापान की तरफ से भी इंडिया को इन्वेड करने का थ्रेट मिलता जा रहा था। अब इंडियंस की जो सपोर्ट थी ना, बहुत ज़्यादा क्रुशियल हो गई थी। साथ में ब्रिटेन को उसके एलाइज की तरफ से प्रेशर भी आ रहा था कि भाई इंडिया का कॉपरेशन लो, वरना हम लोग हार जाएंगे। इंडियन नेशनलिस्ट ने इस अलाइज को सपोर्ट करने का एग्री कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप पावर इमीडिएटली हमें ट्रांसफर करते हो तो ही हम आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे तो आप इंडिपेंडेंस हमें बाद में दे देना। मेन प्रपोजल क्या थे इस क्रिप्स मिशन के, कि डोमिनेंट स्टेटस हम आपको दे देंगे, और आप बिल्कुल फ्री होंगे कि आप कॉमनवेल्थ के साथ क्या रिलेशंस रखना चाहते हैं, ये बिल्कुल आपका डिसीजन होगा, और आप चाहे तो यूएन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और भी इंटरनेशनल बॉडीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये टोटली आपका डिसीजन होगा। सेकेंड क्या था कि जब वॉर खत्म हो जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो आप बनाओगे नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, इसमें पार्टली इलेक्टेड जो होंगे मेंबर्स होंगे प्रोविंशियल असेंबली के थ्रू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और पार्टली नॉमिनेटेड होंगे बाय द प्रिंसेस, मतलब कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उसके मेंबर जो होंगे वो पार्टली नॉमिनेटेड होंगे। अब क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम इन कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे। एनी प्रोविंस नॉट विलिंग टू ज्वाइन द यूनियन कुड हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म अ सेपरेट यूनियन। जो भी प्रोविंस इस यूनियन को ज्वाइन नहीं करना चाहता है, आप उसको फोर्स नहीं करेंगे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो रेशियल और रिलीजियस माइनॉरिटीज को सेफगार्ड करेगी। देखिए, अब कांग्रेस ने इसको क्यों ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि कांग्रेस तो कब से कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रही थी, पूर्ण स्वराज मांग रही थी, लेकिन बार बार ब्रिटिशर्स हमें क्या दे रहे थे, डोमिनेंट स्टेटस का ऑफर दे रहे थे। साथ में प्रिंसली स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन था वो नॉमिनेटेड था, जबकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चाहिए थे हमें, और प्रोविंसेस को ये राइट दे दिया कि अगर आप इंडियन यूनियन से बाहर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, जो कि हमारी नेशनल यूनिटी के लिए एक थ्रेट था। साथ में कोई इमीडिएट प्लान था ही नहीं ब्रिटिशर्स के पास कि हम आपको पावर ट्रांसफर करेंगे, जो कि हमारी रियल डिमांड थी, राइट। और सुपरमेसी अभी भी किसकी होगी, गवर्नर जनरल की सुपरमेसी होगी। डिफेंस में तो हमारा कोई शेयर था ही नहीं। तो इन सब चीज़ों को ऑब्जेक्ट किया कांग्रेस ने। मुस्लिम लीग ने फिर से वही चीज़ कही कि भाई हमें पाकिस्तान चाहिए, और उन्होंने इस चीज़ को भी रिजेक्ट कर दिया, राइट। अब क्या था, हमने यहाँ पे क्या देखा कि 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि कैबिनेट के मेंबर थे, ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, ये इंडिया में आते हैं एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि हम इंडियन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद में। क्रिप्स मिशन वॉज रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। इस मिशन को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया, और कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, जो क्या चाहती थी कि जो भारत है वो दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज में डिवाइड हो जाए। फाइनली कैबिनेट मिशन आता है भारत में। वाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कैबिनेट मिशन ने 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, और इसने कहा कि जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे मोर और लेस मुस्लिम लीग भी उसको सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट। कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब क्या कॉम्पोजिशन थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया, नवंबर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी पार्टली इलेक्टेड होगी और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी होगी। मोर ओवर इसके जो मेंबर्स होंगे उनके पास लिमिटेड फ्रेंचाइज होगी, ठीक है। जो इलेक्शंस होने हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर 296 सीट्स जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के लिए रखी गई थी, वो कब होने थे, जुलाई अगस्त 1946 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीटें जीत ली। देखिए, ये कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, बट आइडिया देने के लिए बैकग्राउंड पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 208 सीटें आईएनसी ने जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स जीती, और जो छोटे मोटे ग्रुप थे इंडिपेंडेंट उन्होंने 15 सीट्स जीत ली। 93 सीट्स जो हैं
वो फुलफिल ही नहीं हुई क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने स्टे अवे करना चाहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। ऑल दो कोई डायरेक्ट इलेक्शंस तो थे नहीं, मतलब कि लोग जो है वो डायरेक्टली इन लीडर्स को इलेक्ट नहीं कर रहे थे, फिर भी जो असेंबली थी उसमें हर सेक्शन के लोग प्रेजेंट थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, SC ST, इंक्लूडिंग वुमेन ऑफ ऑल दीज सेक्शन। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इस टाइम पे सभी थी विद द एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी पर्सनालिटी, 4 ऑप्शन दे देंगे, BR अम्बेडकर वगैरह वगैरह, इनमें से कौन सी पर्सनालिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट नहीं थी, तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। अब हम देखेंगे इसने काम कैसे किया। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई वो दिसंबर 9, 1946 में हुई। JK SSB JK PSC का फेवरेट क्वेश्चन है कि फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई, वो दिसंबर 9, 1946। मुस्लिम लीग ने इसको बायकॉट किया और इंसिस्ट किया कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए पाकिस्तान के लिए। और इस मीटिंग को कितने लोगों ने अटेंड किया? 211 मेंबर्स। ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे, इनको हमने टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया असेंबली का, फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए। बाद में हमने राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर दिया असेंबली का प्रेसिडेंट। सिमिलरली जो HC मुखर्जी हैं और जो VT कृष्णमाचारी है, इनको हमने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया असेंबली के। देखिए, 2 वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, तो यहाँ पे 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आया था? जवाहरलाल नेहरू। कब लेके आए थे? दिसंबर 13, 1946 में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की फिलॉसफी और फंडामेंटल थे। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि जो इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक है और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो हम बनाएंगे वो इसी से गवर्न होगा। देखिए, इंडिपेंडेंट तो आज़ाद होता है, सॉवरन का मतलब होता है जब आपके इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस आप खुद लें, और रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पर इलेक्टेड हेड हो। देखिए, जितनी भी पावर जो है, अथॉरिटी जो है सॉवरन इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो कहाँ से डराइव हो रही है? लोगों से डराइव हो रही है। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ना, ये बिल्कुल गारंटी देता है कि हम लोगों के इंडियन जो लोग हैं इंडिया के, उनको हम जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिक्योरिटी देंगे, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन वगैरह, ये सब चीज़ों की गारंटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है। और माइनॉरिटीज़ का भी इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया था। और इन्होंने क्या किया कि हमारा जो ये देश है ये वर्ल्ड पीस के लिए काम करेगा और वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड के लिए काम करेगा। ये जो रेजोल्यूशन है यूनानिमसली अडॉप्ट कर दिया असेंबली ने। कब? 22 जनवरी 1947 में। यूनानिमसली का मतलब होता है विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। और इस रेजोल्यूशन ने हमारे जो आने वाली चीज़ें थी, हमारे जो आने वाली हैपनिंग्स थी, उनको शेप किया। और जो हमारा प्रेजेंट प्रियम्बल है ये उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। क्या क्या चेंजेस आई हमारे इंडिपेंडेंस एक्ट में? देखिए, जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट के, जो अभी तक दूर भाग रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, ग्रेजुअली उन्होंने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। अप्रैल 28, 1947 को 6 स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो असेंबली का पार्ट बने। जब माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया गया 3 जून 1947 में कि हम पार्टीशन करने वाले हैं इंडिया का, मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स जो थे उन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन देखना स्टार्ट कर दी असेंबली में। और जो भी मुस्लिम लीग के मेंबर्स इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे उन्होंने भी असेंबली में एंटर करना स्टार्ट कर दिया। क्या क्या चेंजेस आई? 3 चेंजेस आई इन द पोजीशन ऑफ द असेंबली। असेंबली जो है फुली सॉवरन बॉडी थी, किसी का बाहर का इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं था। अपना कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद फ्रेम करने वाले थे और ये हम पर डिपेंड था कि हम कोई भी लॉ को एब्रोगेट कर सकते थे या चेंज कर सकते थे जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के कंसर्न में बनाया हुआ था। ये जो असेंबली थी ना, अब ये 2 काम करने लग गई। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने लग गई फ्री इंडिया के लिए, और दूसरा ऑर्डिनरी लॉज बनाना स्टार्ट कर दिया कंट्री के लिए। ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई। ये जो हमारी असेंबली थी ना, ये फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया बन गया बाद में। जब भी असेंबली एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मिलती थी तो इसको चेयर कौन करता था? राजेंद्र प्रसाद। और जब भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलती थी तो इसको चेयर करता था GV मावलंकर। तो आपको ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले फैक्ट्स। ये जो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो ये 2 फंक्शंस थे ना, ये कब तक चले? जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम ख़त्म नहीं हो गया, मतलब कि 26 नवंबर 1949 तक। अदर फंक्शंस क्या थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने परफॉर्म किए? इसने इंडिया की मेंबरशिप को रेटिफाई कर दिया इन द कॉमनवेल्थ।
और नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर दिया 22 जुलाई 1947 में। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को भी हमने अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 में। और राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया, इलेक्ट किया ऑन जनवरी 24, 1950। अब ये कॉमनवेल्थ क्या है? आप अक्सर ये कॉमनवेल्थ वर्ड सुनते होंगे। कॉमनवेल्थ एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज का एक एसोसिएशन है अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें टोटल 54 नेशंस हैं और इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूके में। इसका काम क्या होता है? वही इंटरनेशनल पीस और कोऑपरेशन लाना कंट्रीज़ के बीच में, और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना, सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करना। तो इसका भी सेम ही काम है जो बाकी की जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो करती हैं। अब जनवरी 24, 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना फाइनल सेशन ख़त्म किया, लेकिन अभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ख़त्म नहीं हुई और इसने तब तक काम किया जब तक हमारा नया पार्लियामेंट नहीं बन गया आफ्टर द जनरल इलेक्शन 1951 से 1952 तक। मतलब कि अभी भी ये एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया काम कर रही थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल कितने सेशन हुए थे? 11 सेशन हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। देखो जो भी मैंने कलरफुल पेन से लिखा है ना वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 11 सेशन हुए थे और कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो आपको ये याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले लगभग 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को 114 दिन तक कंसिडर किया था। और टोटल कितना खर्चा हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? 64 लाख का। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बैकग्राउंड में आपको चिड़िया और कौवों की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रही हूँ। इट्स 5 AM इन द मॉर्निंग। तो चलिए आप भी एनवायरनमेंट को और नेचर को एंजॉय कीजिए। आप मुझे बताइए कि आप कितने बजे उठते हो? कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आप रात में पढ़ते हैं या आप भी अर्ली बर्ड है मेरी तरह। तो चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा जो नेशनल एंथम है और जो नेशनल सॉन्ग है वो किसने लिखा है और कौन सा है। देखिए, रिवीजन इज़ अ की टू सक्सेस। आप कोई भी चीज़ याद मत कीजिए, बस रिवाइज कीजिए। आप देखना ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी और एग्ज़ाम में भी ना आपको स्ट्रेस नहीं होगा कि ये चीज़ कहाँ से आ गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जाम्स में पूछी गई हैं, बार बार पूछी गई हैं, इसीलिए मैं आपको वही चीज़ पूछती हूँ जो इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट बॉक्स में जितनी बार इसके आंसर्स दोगे ना उतना ही आपका रिवीजन हो जाएगा। और हमें पता है कि रिवीजन इज़ अ की टू सक्सेस। तो आपको बार बार रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस रिवाइज करो। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना। कम्युनिकेशन जो है ना वो 2 वे होना चाहिए, 1 वे नहीं होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एलिफेंट को हमने अडॉप्ट कर दिया एज अ सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एज अ सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये मैंने कहीं पे देखा है, बहुत एग्जाम में देखा है मैंने ये, कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, मतलब कि हमारा लीगल एडवाइज़र कौन था? सर BN राव। HVR अयंगर जो थे वो सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। SN मुखर्जी चीफ ड्राफ्टमैन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और चेयरमैन कौन थे ड्राफ्ट कमेटी के? मुझे बताइए कमेंट बॉक्स पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा जो थे वो कैलीग्राफर थे हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के, और इन्होंने ही हैंड रिटन भी लिखा था इसको इटैलिक स्टाइल में। ओरिजिनल वर्जन जो है उसको ब्यूटीफाई और डेकोरेट किसने किया था? शांति निकेतन ने, इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड बिहोर राम मनोहर सिन्हा। बिहोर राम मनोहर सिन्हा beautified and ornamented the original preamble कैलीग्राफ्टेड बाय प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। ठीक है, तो कैलीग्राफी किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने, और इसको जो ब्यूटीफाई किया था वो क्या था? बिहोर राम मनोहर सिन्हा ने। किसको? प्रियम्बल को। कैलीग्राफी ऑफ द हिंदी वर्जन, अब जो ये हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी किसने की थी? वसंत कृष्ण वैद्या ने, और एलिगेंटली डेकोरेट किया था इसको नंदलाल बोस ने। राइट, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आज हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है और इसके आगे जो भी चीज़ें हैं, कुछ कमेटीज़ वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट कमेटीज़ जो मैच करने के लिए एग्जाम में आ जाती हैं, उसको हम कल पढ़ेंगे। और आई थिंक इसके आगे फीचर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे या फिर प्रियम्बल होगा, जो भी होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।